वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे पेपर के बेस पे। जिसका भी पेपर होगा कंप्यूटर का उसके बेस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। वैसे बीसीओ वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा यूनिट 1 से, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट तो अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। कंपोनेंट कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि ये जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब यूनिट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहीं से आएगा और ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं ना कि कंपोनेंट मतलब ये काम कैसे करता है, एक्चुअल में कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर के काम करने में 4 जने जो है वो हेल्पफुल होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा होता है स्टोरेज यूनिट और चौथा होता है आउटपुट यूनिट। ये 4 जो है ना ये पूरे हमारे कंप्यूटर को हैंडल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे आज, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 2 चीज़ें और आती हैं। इसमें एक आता है ALU और एक आता है CU, मतलब कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि हमारा CPU के अंदर ही आता है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब होता क्या है, अगर मैं अभी ब्रीफ में बताऊँ तो ब्रीफ में ये बताऊँ, इनपुट यूनिट करता है, यूज़र से कोई डाटा लेता है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है ये डाटा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक हमारा होता है CU, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। वो क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है, जिससे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को एक टास्क दिया जाता है वो करने के लिए, और ALU जो है उस टास्क को पूरा करता है। फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट दोबारा उसी को, जो उसने प्रोडक्ट दिया उसको, जो रिजल्ट दिया उसको उठा के और फिर यूज़र को दिखाता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट यूनिट। अब जैसे कि हम देखते हैं यहाँ प्रोसीजर इसका पूरा कैसे है। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ से डाटा गया, इनपुट हुआ, फिर मेन मेमोरी में गया। अब मेन मेमोरी से क्या होगा, कंट्रोल यूनिट इसको कॉल करेगा, या तो यहाँ होगा स्टोरेज में या तो मेन मेमोरी होगा। यहाँ दोनों से कहीं से भी कंट्रोल यूनिट इसको क्या करेगा, सिग्नल देगा, फिर वहाँ से डाटा को लेगा और डाटा को लेने के बाद ALU को दे देगा। अगर ALU उस टाइम पे वर्क करना चाहता है, नहीं तो अगर यूज़र चाहता है कि मैं अभी उसको सिर्फ स्टोर करके रख लूँ, उसको बाद में मैं यूज़ करूँगा, तो वो बाद में भी यूज़ कर सकता है उसको। तो ऐसे हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है, जैसे कि हम अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं उसको। ठीक है, तो जैसे कि हमारा इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट क्या करता है, वो डाटा को फीड करता है। मतलब जो भी यूज़र है, यूज़र क्या करता है, डाटा को लेता है, डाटा को देता है। तो कंप्यूटर डाटा को फीड करता है किसकी वजह से, कंप्यूटर की, वो जो हमारा इनपुट यूनिट है उसकी वजह से वो उसको फीड करता है अपने डाटा को। परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन सप्लाइड डाटा, मतलब मैं बताता हूँ इसमें जो किताबी भाषा है उससे अलग बताता हूँ। इनपुट यूनिट क्या करता है कि डाटा को लेता है, यूज़र से डाटा को लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उसको एक सिग्नल मिलता है, CU की तरफ से एक सिग्नल मिलता है। तो CU की तरफ से जो सिग्नल मिलता है उसको यूज़ करता है वो, और सिग्नल जब मिलता है तो वो क्या करता है, CU जो है उस पार्ट को, जो भी डाटा आया है उसके पास, उसको उठा के वो ALU के पास भेज देता है कि भाई तुझे ये काम करना है। CU कोई काम नहीं करता, CU का काम है सिर्फ सिग्नल को जनरेट करना। सिग्नल जब जनरेट हो जाता है उसके बाद उसको उठा के वो ALU को देता है। ALU जो है वो सारा काम अपने आप करता है, और सारे काम करने के बाद वो बताता है कि CU को बता देता है कि भाई मेरा काम हो चुका है। तो CU दोबारा सिग्नल को जनरेट करता है और फिर वो आउटपुट यूनिट को दे देता है। फिर आउटपुट यूनिट क्या करता है, उस काम को यूज़र को दिखा देता है, चाहे वो मॉनिटर पे देखना चाहे या प्रिंटर पे देखना पाए, कोई भी आउटपुट डिवाइस पे देखना चाहता है वो देख सकता है उसको। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा इसका नॉर्मली में। अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो उसके बारे में जो थ्योरी दे रखी है, इनपुट यूनिट में क्या करता है, डाटा को फीड करता है सिंपली, उसको फिर 0 और 1 की फॉर्म में बदलता है, जो कि हमारा किसकी वजह से होता है, 0 और 1 की फॉर्म में वो बदल पाता है, इनपुट यूनिट इंटरफेस की वजह से हमारा बदल पाता है वो। जैसा कि मैं अभी पॉइंट आउट करता हूँ इसको, ये रहा हमारा इनपुट यूनिट इंटरफेस, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है जो हम यूज़र दे रहे हैं, यूज़र जो लिखता है, जैसे कि कोई भी मेरा नाम जैसे मैंने लिखा है 4+3 करना है, 4+3 करने में वही कंप्यूटर को थोड़ी समझ में आएगा 4+3 क्या है। तो वो उसको पहले 0 0 और 1 1 में चेंज करेगा। फिर उसके बाद चेंज करने के बाद उसको क्या करेगा, उसके बाद हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो एक जनरेट करेगा सिग्नल जनरेट करने के बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट उसको भेज देगा ALU के पास, और ALU उस चीज़ को पूरा करेगा, कंप्यूटेशनल जो भी कैलकुलेटिंग है वो सारी करके फिर दोबारा वो कंट्रोल यूनिट को देगा। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो भेज देगा
किसी और के पास, आउटपुट यूनिट के पास भेज देगा, जो कि हमें फिर दिखाएगा कि हाँ इसका रिज़ल्ट 7 है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट एक्सेप्ट और रीड डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ये डेटा को एक्सेप्ट करेगा आउटसाइड वर्ल्ड से, फिर इसको कन्वर्ट करेगा डेटा में जो कि एक्सेप्टेबल हो, कंप्यूटर को एक्सेप्टेबल हो। और ये किसकी वजह से हो पाता है? इनपुट यूज़र इनपुट इंटरफेस की वजह से हो पाता है। ठीक है, उसके बाद बाइनरी कोड में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सप्लाई करता है डाटा को स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट मतलब कहीं पहले सेव करो, अब इनपुट आ गया है तो उसको सेव करो, और जैसे ही वो सेव होता है तो उसको जनरेट वहाँ से सिग्नल मिल जाता है, कंट्रोल यूनिट की तरफ से सिग्नल मिलता है कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा कैलकुलेशन हमें करना है। सेकंड आता है हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग जैसे कि बोलते हैं हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्ट किसको कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को। इसमें इज़ द फास्टेस्ट एंड कॉस्टेंट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब सबसे ज़्यादा महंगा जो कॉस्ट आता है वो आता है सीपीयू का। अगर हम एक डेस्कटॉप पूरा सेटअप ले तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो होती है वो सीपीयू की ही होती है। तो मेजर कैलकुलेशन जो होती है वो सारी सीपीयू के अंदर होती है, कंपैरिजन जो होता है वो सारा सीपीयू के अंदर होता है। ये जो है दो तरह के कंसिस्ट रखता है, एक सीयू और एक एएलयू। इन दोनों का जो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीयू होता है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। तो सीयू क्या करता है ना, सीयू एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है, मतलब उसको खुद कोई काम करना नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल जनरेट करता है और सारी चीज़ों को हैंडल करता है। मतलब जैसे कि मान सकते हैं एक पूरे इंडस्ट्री में बॉस की तरह काम करता है, बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारा काम करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय कौन है? एएलयू एम्प्लॉय है जो कि सारा काम कर रहा है। बॉस का काम इतना है कि वो बताता रहेगा टाइम टाइम पे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो सीयू भी ऐसे ही कुछ करता है। सीयू क्या करता है? सिग्नल देता है, उसको सुपरवाइज़र की तरह काम करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसको डायरेक्ट बताएगा कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, फैच कैसे करना है। और वो सारा काम करता कौन है? एएलयू करता है। एएलयू मैंने किसको बोला? एम्प्लॉय को। तो सारा काम करेगा एम्प्लॉय, लेकिन जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि काम कैसे करना है वो हमारा हो गया बॉस। जैसे बॉस काम करता है वैसे ही कंट्रोल यूनिट भी काम करता है। वो बताएगा सिर्फ कि तेरे को ऐसे काम करना है, और सारा काम करेगा कौन? एएलयू काम करता है सारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। वो मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में ले ले तो बहुत सारा क्या करता है? मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करो तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वो सिर्फ इसका काम ये है। और डिटेक्ट द वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, वो पता करेगा कि डिवाइस तो कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, तभी तो एग्जीक्यूशन होगी पूरी। उसके बाद आता है कीप कंट्रोल द इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड सेंस द फाइनल। अब उसके पास उसको ये पता चल गया कि तुमने सही कर दिया, तुमने उसको पूरा कर दिया, तो अब उसको रिज़ल्ट को अपने पास रखेगा। और जब यूज़र चाहता है कि हाँ मैं रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ, जैसे कि यूज़र ने उसको डेटा दिया, उसने काम कर दिया, लेकिन यूज़र चाहता है कि मैं ठीक है अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, बाद में आगे देख लूँगा, तो वो जब तक अपने पास रखेगा कंट्रोल यूनिट, कि जब तक वो यूज़र ना चाहे कि मुझे रिज़ल्ट दिखाओ। फिर उसके बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया। ये क्या करता है? इट परफॉर्म द एक्चुअल कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर, मतलब जो सारा एक्चुअल कैलकुलेशन होती है वो कंप्यूटर के अंदर करता कौन है? सिर्फ एएलयू करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिर्फ उसको सिग्नल देता है कि तुम्हें ये काम करना है। इट परफॉर्म द अर्थमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल, सारी कैलकुलेशन ये खुद करता है। और टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर देता है रिजल्ट को टू द प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को मतलब जो भी प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज दो होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अगर क्लास होती है तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के अंडर में सारा काम होता है, जितना भी काम होता है। हेंस द डेटा मूव बैक टू द सेवरल फोर्टेंट बिटवीन प्राइमरी एंड एएलयू बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ जॉब इज़ ओवर। जब तक जॉब हमारी ओवर नहीं हो जाती, जब तक ये जो है प्राइमरी स्टोरेज और एएलयू के बीच में इनका जो मूव है बैक एंड फोर्थ होता रहता है, एक बार वहाँ गया, एक बार यहाँ आया, एक बार वहाँ गया, यहाँ आया, तो ये काम चलता रहता है एनी टाइम इनका। और जब लास्ट में जब जॉब हो जाती है उसके बाद हम सीयू को कॉल करते हैं कि हाँ हमारा काम हो चुका है। फिर सीयू क्या करता है? आउटपुट यूनिट के पास भेजता है, तो फिर हम रिजल्ट देख सकते हैं। इट परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन जनरली ऑल अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग एडिशन ओनली। जो भी हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो सिर्फ एडिशन का यूज़ होता है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है ना, जैसे 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो वो भी एडिशन का यूज़ करके ही करते हैं। अब वो इसके अंदर की मतलब थोड़ा डीप जाएंगे जब हम टॉपिक में, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एडिशन से कैसे सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस व्हेन कंपैरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन टू ग्रेटर देन। ये मतलब ये लॉजिकल वाली बात कर रहे हैं। पहला हमने अर्थमेटिक में क्या आ गया? प्लस माइनस, और लॉजिकल में क्या आ गया? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन,
इक्वल्स टू ये सब आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में जैसे आया, जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी हमने फीड करी थी उससे हमें कोई अब रखना भी तो है। अगर हमने कोई चीज़ ली है तो उसको रखना भी तो है, तो उसको रखने के लिए हमारा स्टोरेज यूनिट यूज़ होता है। स्टोरेज यूनिट क्या करता है, प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, इंटरमीडिएट रिजल्ट को रखता है प्रोसेस करके, फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर सेंडिंग द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट को सेंड करने से पहले अपने पास रखता है कि यूज़र चाहता भी है कि अभी देखे रिज़ल्ट की ना देखे, तो यूज़र जब तक नहीं चाहता जब तक वो अपने पास रखता है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब है उसको फंसा के रख रहा है बीच में, जब तक यूज़र नहीं बोल देता जब तक हम उसको नहीं दिखाएंगे। अब जैसे कि यहाँ आ गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी हम अगर अभी की बात करें, अभी हम बेसिक से बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब जो कंप्यूटर जो है वो एक्चुअल में जिस चीज़ पे काम कर रहा है उस टाइम पे, एक्चुअल में जो वो काम कर रहा है उसी टाइम पे, वो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि मैं एक्चुअल में अभी काम कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोसेसिंग पे काम करूँ तो मैं एक्चुअल में किस पे काम कर रहा हूँ, वो हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी। और जो मेरा डाटा जो भी पीछे रखा हुआ है, जो भी PDF वगैरह मैंने सेव कर रखी है, वो सारा क्या है, मेरा सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिस पे हम उसी टाइम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है करेंटली वर्किंग ऑन, सो दैट करेंटली वर्किंग मतलब जिस पे मैं करेंटली वर्क कर रहा हूँ वो जो है वो प्राइमरी मेमोरी में अभी है। और जो जिस पे अभी मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ वो कहाँ पे रखे हुए हैं, वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सुअल ऑक्सिलरी स्टोरेज भी उसको कहा जाता है। और ये टेक केयर करता है लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है ना वो चीपर नहीं है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा बना होता है सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर इतना मतलब इजी नहीं है ख़रीदना। अगर उसको ख़रीदेंगे तो मतलब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे भी हो जाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसीलिए हम ज़्यादातर सेकेंडरी मेमोरी में अपनी चीज़ों को रखते हैं रिज़र्व करके। और एक चीज़ और है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में ये अंतर भी आ जाता है कि प्राइमरी मेमोरी में क्या है कि जो हम एक्चुअल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर हमारा जो लैपटॉप है या PC है अगर वो ऑफ़ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी प्रोसेसिंग हो रही होगी वो अपने ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो भी सेव होगा वो वैसे ही रहेगा, ऑफ़ करने के बाद भी वहीं रहेगा। फिर आता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या होता है, इट परफॉर्म द रिजर्व ऑपरेशन ऑफ इनपुट यूनिट। मतलब जो इनपुट यूनिट क्या कर रहा था, डाटा ले रहा था यूज़र से, और इसके उल्टा काम करता है आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट क्या करेगा, लेगा नहीं, अब कुछ देगा। आउटपुट यूनिट क्या करेगा, कुछ देगा। मतलब जो भी इनपुट यूनिट कर रहा था उसके अपोजिट काम कर रहा है। इनपुट यूनिट डाटा को दे रहा था, डाटा को ले रहा था, अब ये आउटपुट यूनिट क्या होगा, डाटा को देगा जो यूज़र चाहता है। इट एक्सेप्ट एंड रिजल्ट द प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर विच आर इन बाइनरी फॉर्म। जो भी बाइनरी फॉर्म है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करेगा, फिर उसके बाद सप्लाई कर देगा रिजल्ट को कंट्रोल यूनिट के पास। तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब अगर मैं ब्रीफ में बताऊं कि इसका मतलब क्या है, तो सिंपली मतलब इसका ये है कि 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे इसमें। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है CPU, तीसरा हमारा होता है मेमोरी यूनिट, और चौथा हमारा होता है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट क्या करेगा, डाटा को लेगा। जैसे कि एक स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, ठीक है। कॉलेज में क्या होता है कि जैसे कि किसी का पेपर है, पेपर में क्या होता है इनपुट यूनिट मान सकते हैं कि मैम ने हमें पेपर दिया, अब उसको हमने पास रखा, हमने अपने पास रखा। तो हमने अपने पास रखा मतलब वो हमने स्टोर कर लिया अपने पास। अब स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेसिंग भी तो करनी है। तो जैसे कि अब कंट्रोल यूनिट क्या बोलेगा, कंट्रोल यूनिट को मान लो हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग हमें कहेगा कि भाई तुझे करना तो तुझे है, ये मुझे नहीं करना, तुझे करना है। तो कंट्रोल यूनिट सिर्फ यही बताएगा कि काम मुझे नहीं करना, काम तुम्हें करना है, तुम्हें लिखना है हाथों से। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिर्फ बताता है कि तुम्हें ये काम करना है। और जो ALU है वो तुम हो, कि तुम्हें वो काम करना है, तो तुम ALU हो। फिर उसके बाद जो तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो मैम को दे सकती हो। तो जो भी तुमने उस पर लिखा होगा पेपर शीट पे वो तुम्हारी आउटपुट यूनिट होगी एक्चुअल में। तो ये था ब्रीफ में कि एक्चुअली कैसे काम करता है ये। बाकी इसमें थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ोगे तो बहुत ईजिली समझ आएगा। ठीक है, ये था
हमारा पार्ट नंबर 3 वीडियो का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट हो तो वो मेरे को बता देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।